नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे संधारित्रों के बारे में और उसकी धारिताओं के संबंध में अपने क्वेश्चनों को पढ़ा था। इसी कड़ी में आज आगे बात करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। जिस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक उसी प्रकार से संधारित्रों का संयोजन भी दो प्रकार का होगा। पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की और उसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन को। तो सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अपने पास फर्स्ट पॉइंट होगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब एक्चुअल में ये श्रेणी संयोजन होता कैसे है? जैसे अपने पास संधारित्र हैं बहुत सारे, 2, 3, 4 या 5, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि हम क्यों जोड़ें संधारित्रों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। एक्चुअल में मान लो कि अपने पास एक संधारित्र है 2 माइक्रोफेरेड का, दूसरा भी 2 माइक्रोफेरेड का, तीसरा भी 2 माइक्रोफेरेड का, और हमें ज़रूरत पड़ गई 1 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की, यानी कि एक ऐसा संधारित्र की परिणामी धारिता 1 माइक्रोफेरेड हो। तो अपने पास तो 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है ही नहीं, या फिर 1 से कम का यदि हमें ज़रूरत पड़े तो उतना संधारित्र तो अपने पास है ही नहीं। इसी प्रकार से यूँ समझ लो हमें ज़रूरत पड़ गई 5 माइक्रोफेरेड की या 6 माइक्रोफेरेड संधारित्र की, वो भी अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब जो भी अपने पास संधारित्र हैं उन संधारित्रों को आपस में कनेक्टेड करके और अपनी आवश्यकता अनुसार धारिता हम उस संधारित्र की प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें एक से अधिक संधारित्रों को आपस में संयोजित करना होता है। तो संधारित्रों का संयोजन हम करते क्यों हैं? क्योंकि हम आवश्यकता अनुसार आवश्यक धारिता को प्राप्त कर सकें, अतः हमें संधारित्रों को आपस में संयोजित करना होता है। तो कब धारिता मैक्सिमम होगी, किस क्रम में जोड़ें कि धारिता बढ़ जाएगी, किस क्रम में जोड़ें कि धारिता घट जाएगी, तो वो चीज़ आज अपने पढ़ने वाले। और वैसे मैं मोटा मोटी तौर पे बात बता दूं कि ये जो संधारित्रों का संयोजन होता है वो प्रतिरोध के संयोजन का ठीक ऑपोजिट होता है। कि प्रतिरोधों में तो धारिता श्रेणी क्रम में बढ़ती है, लेकिन संधारित्रों में जो धारिता बढ़ेगी वो समांतर क्रम में बढ़ेगी, और श्रेणी क्रम में जो धारिता निकल के आएगी उसका मान कम होगा, जबकि प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध होता है उसका मान बढ़ता है। कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता है वो कम प्राप्त होगी हमें, और समांतर क्रम संयोजन में धारिता है वो अधिक प्राप्त होगी। और किस प्रकार से प्राप्त होगी, आइए उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास 2 या 3 संधारित्र है। सपोज दैट एक संधारित्र इस प्रकार से है, ये अपने पास एक संधारित्र हो गया जिसपे यहाँ प्लस Q आवेश होगा, यहाँ माइनस Q आवेश होगा, समान परिमाण के होंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्लेटों का क्षेत्रफल मान लो A है, इसके आगे अपने एक संधारित्र इस प्रकार से और जोड़ दिया। सपोज दैट हमने एक संधारित्र और जोड़ दिया, यानी कि ये 3 संधारित्रों का संयोजन अपने पास है। यहाँ इसके ऊपर भी चार्ज होगा प्लस Q आवेश, यहाँ भी चार्ज होगा माइनस Q आवेश, और यहाँ पे यहाँ होगा प्लस Q और यहाँ होगा माइनस Q। इसी प्रकार यहाँ पे चार्ज होगा प्लस Q और यहाँ चार्ज होगा माइनस Q, और इसको अपने एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। बाह्य वोल्टता स्रोत के साथ इसको हमने संयोजित कर दिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी श्रेणी क्रम संयोजन होता है उस श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्लेट के पास जो भी आवेश होगा वो समान मात्रा में होगा, समान परिमाण का होगा, और इन प्लेटों के ऊपर यदि आवेश समान परिमाण का है तो ज़रूरी हो जाता है कि उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होना चाहिए ताकि वो समान मात्रा में आवेश को ग्रहण कर पाएँ। अतः प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा। जैसे अपने पास और प्रत्येक के पास आवेश भी क्या होगा, समान होगा। सपोज दैट पहले वाले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की धारिता C3 है। पहले वाले संधारित्र का विभवांतर या विभव सपोज दैट V1 है, दूसरे का विभव V2 है,
तीसरे का जो विभव है वो V3 है, ऐसी कुछ कंडीशन है। तो ये अपने पास 3 संधारित्र हो गए। हमने धारिताएँ अलग अलग ली हैं, हो सकता है सेम भी हों, जैसे पहले की धारिता 2 माइक्रोफेरड, दूसरे की 3 माइक्रोफेरड, तीसरे की 4 माइक्रोफेरड या अन्य कोई कितनी भी माइक्रोफेरड। तो अलग अलग धारिता के अपने पास एक से अधिक संधारित्र हैं और उनको हमने इस क्रम में जोड़ा, तो ये संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आप गौर से देखोगे तो एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित है, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, यानी कि एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित हो, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लो कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्लेटें किस प्रकार जुड़ी होती हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, काम आने वाली है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रत्येक प्लेट का आवेश तो भिन्न भिन्न है, हमें करना क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो संधारित्र जुड़े हैं जो कि एक निकाय का निर्माण करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, इस ग्रुप की परिणामी धारिता कितनी होगी, C का मान कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ प्रत्येक संधारित्र के पास जो आवेश है वो तो समान है Q, लेकिन इनका विभवांतर है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर ज्ञात कर लो और इस निकाय का जो कुल विभवांतर होगा वो सभी विभवांतरों के योग से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करने पर कहीं ना कहीं हमें परिणामी धारिता है वो मिल जाएगी। तो प्रत्येक संधारित्र के लिए आप विभव को या विभवांतर को ज्ञात कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे, चित्रानुसार अपने पास जो सूत्र होता है धारिता का वो C बराबर Q/V होता है। तो Q तो प्रत्येक संधारित्र को मिलने वाला आवेश है यहाँ पे जो कि Q ही रहेगा, और V यहाँ पे प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर है। तो पहले वाले की यदि मैं बात करूँगा तो यहाँ पे V1 आएगा, तो भाई ये धारिता पहले वाले संधारित्र की C1 निकल के आएगी। तो C1 के बारे में आप क्या कहोगे, C1 बराबर होता है Q इंटू V1, लेकिन हमें प्रत्येक का विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर V बराबर Q इंटू C सूत्र से निकल के Q/C सूत्र से निकल के आ जाएगा। तो पहले वाले की बात करोगे तो V1 बराबर होगा Q/C1। तो प्रथम संधारित्र का विभवांतर ये कितना बन जाएगा, V1 इज इक्वल आएगा Q/C1। समीकरण फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र का विभवांतर ये कितना बन जाएगा, V2 बराबर क्या होगा, Q/C2 होगा, इस सूत्र के आधार पे समीकरण नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार तृतीय संधारित्र का विभवांतर ये कितना बन जाएगा, V3 Q/C3 हो जाएगा। यानी कि हमने प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर ज्ञात कर लिया, निकाय में प्रत्येक भाग का हमने विभवांतर ज्ञात कर लिया। अब परिणामी विभवांतर कितना बन जाएगा, परिणामी विभवांतर की यदि अपने बात करें तो सभी विभवांतर का योग कर दोगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ देता हूँ Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। V क्या चीज़ है, V इस निकाय का परिणामी विभवांतर है। तो परिणामी विभवांतर V के लिए आप क्या लिखोगे, V के लिए आप लिखोगे V बराबर Q/C होता है इस सूत्र के आधार पे। तो परिणामी विभवांतर बराबर होगा परिणामी आवेश और परिणामी धारिता, जहाँ पे Q है वो इस निकाय का परिणामी आवेश हमने माना है, C है वो इस निकाय की परिणामी धारिता हमने मानी है, तो V यहाँ पे इस निकाय का परिणामी विभवांतर होगा। यानी कि तीनों ही राशियाँ हैं वो परिणामी बनने वाली है। तो V के स्थान पे आप Q/C लिख सकते हो। तो यहाँ पे यदि आप Q/C लिख दो तो यहाँ आगे वाले पद में Q है वो कॉमन आ जाएगा। तो Q/C बराबर क्या बनेगा, Q को आपने बाहर कॉमन लिया 1/C1 1/C2 1/C3, Q से Q हो गया कैंसिल, तो 1/C बराबर क्या बचेगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। समीकरण नंबर 4
श्रेणी क्रम संयोजन की परिणामी धारिता को रिप्रेजेंट करती है। तो परिणामी धारिता कैसे निकल के आएगी? समीकरण 4 में परिणामी धारिता जो है वो व्युत्क्रम से प्राप्त हो रही है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप क्या कहोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के कारण परिणामी धारिता के व्युत्क्रम का मान, किसका मान? व्युत्क्रम का जो मान होगा वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। मतलब ये हो गया कि मान कैसे ज्ञात हो जाएगा? परिणामी धारिता के व्युत्क्रम का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये श्रेणी क्रम के लिए परिणामी रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? ये तो अपने पास 3 संधारित्र हैं। कितने? 3 ही हैं। हो सकता है यहाँ पे n संधारित्र लगे हों, तो परिणामी धारिता कैसे निकल जाएगी? यदि निकाय में n संधारित्र हों तो ये मान कितना बन जाएगा? 1/c इज इक्वल होगा 1/c1 प्लस 1/c2। ये सीरीज है वो n तक चली जाएगी। तो डैश डैश इस प्रकार से 1/cn, ये n संधारित्र के लिए परिणामी मान निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये अपने पास फॉर्मूला तो तब निकल के आया जब प्रत्येक संधारित्र की धारिता डिफरेंट है। हो सकता है प्रत्येक संधारित्र की धारिता एक समान हो, उस केस में आप क्या करोगे? जैसे इसकी धारिता भी c, इसकी धारिता भी c, इसकी धारिता भी आप c मान लो, यानी कि c1 प्लस c1 c2 c3 cn ये सारे मान आपस में बराबर हैं। तो परिणामी धारिता कैसे ज्ञात करोगे? फिर परिणामी धारिता को आप लिखोगे c, कुछ भी नाम दे दो, c इक्विवेलेंट या यूँ कह लो, ये श्रेणी क्रम के लिए सीरीज संयोजन के लिए तो मैं इसको cs नाम दे देता हूँ। तो 1/cs बराबर क्या आएगा? c1 के स्थान पे भी c आएगा, c2 के स्थान पे भी c आएगा, लाइकवाइज n तक c आएगा। तो 1/cs बराबर c, तो एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा n/c, और परिणामी जो धारिता आती है वो c/n हमें प्राप्त हो जाता है। ये समीकरण नंबर 6 फाइनल रिजल्ट आ गया n संधारित्रों के लिए। तो कुल मिलाकर के परिणामी धारिता श्रेणी क्रम में किस प्रकार प्राप्त हुई? जैसे अपने पास ये संधारित्र है, मान लो प्रत्येक संधारित्र 10 माइक्रोफेरेड का है। कितने का? 10 माइक्रोफेरेड का। और मान लो हमने 3 संधारित्र जोड़े हैं, तो परिणामी धारिता तीनों की कितनी बनेगी? एक संधारित्र की जितनी भी धारिता थी उसमें कितने संधारित्र जुड़े हुए उसका भाग लगा दो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास 10/3 यानी कि 3.33 माइक्रोफेरेड परिणामी धारिता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता आती है वो एक संधारित्र की धारिता से कम प्राप्त होती है। तथा आप ये याद रखोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा धारिता का जो मान है, परिणामी मान है, वो हमेशा हमें कम मिलता है। ये कंडीशन तो तब की है जब इनके मध्य निर्वात है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनके मध्य में माध्यम भर दिया जाए। यदि आप माध्यम भर देते हो उस केस में धारिता कितनी बनेगी? तो सिंपल सा फंडा होगा, उस केस में ऐसी कोई डेरिवेशन वगैरह निकालनी नहीं होती है। माध्यम भर देने पर प्रत्येक संधारित्र की कितनी धारिता बनेगी, c1 c2 c3 मान ज्ञात कर लो और इस सूत्र में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो c1 c2 और c3 की, परिणामी मान निकल के आ जाएगा। तो अब अपने क्या करते हैं, अपने यहाँ पे अब कल्पना करते हैं कि भाई यहाँ जो ये पहला संधारित्र धारिता c1 है, यहाँ पे हमने एक मीडियम भर दिया, एक ऐसा मीडियम जिसका पैरा वैद्युतांक एप्सिलॉन r1 है। यहाँ पे हमने एक और मीडियम भर दिया जिसका पैरा वैद्युतांक आपने कितना मान लिया, एप्सिलॉन r2 बोल दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे एक मीडियम और है जिसका पैरा वैद्युतांक आप कितना मान लोगे, एप्सिलॉन r3 मान लोगे, इसकी धारिता c3 है। ऐसा कुछ अपने पास सिस्टम बन गया। अब क्या होगा, c1 c2 और c3 की धारिता आप c1 c2 c3 के मान ज्ञात करो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दैट्स ऑल, आंसर आ जाएगा। लेकिन c1 का मान निकलेगा कैसे? सिंपल से शब्दों में बात करूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता a एप्सिलॉन नोट बटे d होती है जबकि मध्य में निर्वात होता है, और माध्यम भर दिया तो धारिता कितनी बन जाएगी? सिंपल सा फंडा है, जहाँ भी आपको एप्सिलॉन नोट दिखा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे पैरा वैद्युतांक के साथ, माध्यम के कारण धारिता निकल के आ जाएगी। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं कैसे आता है। और फिर ध्यान रखना, परिणामी जो धारिता निकलेगी वही सूत्र से निकलेगी। तो चलिए अपनी बात करते हैं प्रत्येक धारिता की गणना की। तो प्रथम संधारित्र की धारिता अब अपने ज्ञात क्या कर रहे हैं
कि पैरा विद्युत माध्यम से बड़े संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो परिणामी धारिता कितनी बनेगी। तो प्रथम संधारित्र की धारिता C1, वैसे यदि निर्वात होता तो A एप्सिलॉन नॉट बटे D आता है यहाँ पे सूत्र, जहाँ पे D है वो इन प्लेटों के मध्य की डिस्टेंस हो गई है। अब यहाँ भी आप डिस्टेंस को कुछ मान लोगे, यहाँ भी डिस्टेंस को आप कुछ मान लोगे। हो सकता है कि इसकी डिस्टेंस सेम हो सकता है डिफरेंट हो। तो भाई मैं पहले वाले की डिस्टेंस D1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले की डिस्टेंस में D2 मान लेता हूँ, और तीसरे वाले के लिए जो प्लेटों के मध्य की जो डिस्टेंस है उसको मैं D3 मान लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, फिर D1 आएगा। ध्यान रखना क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का A ही रहने वाला है, डिस्टेंस आपने D1 ली है तो जी D1 आएगा। ओके, लेकिन ये तो निर्वात के लिए माध्यम भरा हुआ है, एप्सिलॉन R1 पैरा विद्युतांक है, मल्टीप्लाई कर दिया, C1 का मान निकल के आ गया। मल्टीप्लाई किसके साथ, जहाँ भी हमें एप्सिलॉन नोट दिखाई दिया उसके साथ। द्वितीय संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करोगे, तो द्वितीय संधारित्र की धारिता C2। अब ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने जो D1, D2, D3 ली है सेम भी हो सकता है, D भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल है वो निश्चित रूप से सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो C2 कितना बनेगा, A एप्सिलॉन नोट बटे D2 आएगा, लेकिन माध्यम की उपस्थिति है, पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन R2 है। ऐसा हो गया। तृतीय संधारित्र की धारिता ये कितनी बन जाएगी, C3 इज इक्वल आ जाएगा A एप्सिलॉन नोट बटे D3 और एप्सिलॉन R3। समीकरण नंबर 3 आ गई। प्रत्येक संधारित्र की हमने धारिता ज्ञात कर ली। अब श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता कैसे निकलेगी, श्रेणी संयोजन में परिणामी धारिता श्रेणी संयोजन में परिणामी धारिता। अब श्रेणी संयोजन में परिणामी धारिता निकलती कैसे है, कुछ ऐसे निकलती है। 1/CS का मान कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लाइकवाइज आगे चाहो तो n तक जा सकते हो यदि अपने पास संधारित्र होंगे तो। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे, 1/CS इज इक्वल आएगा 1/C1 A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1, A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 बटे में D1 है तो जी D1 ऊपर चला जाएगा, प्लस C2 की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा D2 बटे A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 प्लस D3 बटे A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R3। इतना काम हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/CS बराबर हमें मिलेगा 1/A एप्सिलॉन नोट कॉमन आया, ये बचेगा D1 बटा एप्सिलॉन R1, ये होगा D2 बटे एप्सिलॉन R2 और ये होगा D3 बटे एप्सिलॉन R3। अब आप CS ज्ञात करना है आपको, तो सीरीज़ में धारिता ज्ञात करनी है, रिवर्स कर दो, 1/CS है ना, इसको CS बना दो, तो ये CS बराबर हमें कितना मिलेगा, A एप्सिलॉन नोट चला जाएगा ऊपर, A एप्सिलॉन नोट आ गया ऊपर, और ये पूरा ब्रैकेट है वो नीचे आ जाएगा एज इट इज़, तो ये आ जाएगा D1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस D2 बटे एप्सिलॉन R2 और D3 बटे एप्सिलॉन R3। ये मान आ गया जी, परिणामी धारिता अपने निकाय की निकल के आ चुकी है। यदि आप यहाँ पे D ले लेते तो D भी कॉमन आ जाता, फिर 1/एप्सिलॉन R1, लाइकवाइज ये वैल्यू सेम बचती। तो यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्रेणी क्रम में धारिता कितनी प्राप्त होगी जबकि इनके मध्य में पैरा विद्युत माध्यम भरे गए हैं, तब आपको इतनी थ्योरी करनी है और श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता की गणना कीजिए। उस केस में आपको वो कंप्लीट डेरिवेशन निकालनी होती है। तो ये था मैटर अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन का। अब अपने बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो अब अपने पास नेक्स्ट हेडिंग होगी समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अधिकतम धारिता प्राप्त कर पाए।
श्रेणी क्रम संयोजन हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम मिनिमम धारिता ज्ञात कर पाएँ या प्राप्त कर पाएँ। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा? जैसे अपने पास एक संधारित्र हो गया ये, दूसरा संधारित्र हो गया ये, इसी प्रकार से तीसरा संधारित्र हो गया ये। अपने पास 3 संधारित्र हैं, इनको आप जोड़ोगे बैटरी के साथ, कुछ इस प्रकार से बाह्य वोल्टेज स्रोत के साथ आप इसको जोड़ दोगे, ऐसा सिस्टम बन गया। तो इसकी वोल्टता भी मान ली, यहाँ से प्रत्येक शाखा में अलग अलग धारा जाएगी, अलग अलग आवेश होगा। तो इसका आवेश सपोज दैट Q1 है, इस पे आवेश मान लो Q2 आया, इस पे आवेश मान लो Q3 आया। प्रत्येक संधारित्र के पास, प्रत्येक प्लेट के पास, प्रत्येक का मतलब इन दोनों के पास सेम होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज होगा। प्रत्येक प्लेट के पास डिफरेंट आवेश है। जैसे पहले संधारित्र की प्लेट है उसके पास Q1 है, दूसरे संधारित्र की प्लेट है वहाँ पे Q2 है, और तीसरे संधारित्र की प्लेट है वहाँ पे Q3 आवेश है। ऐसी कुछ व्यवस्था है। ओके, यदि आवेश प्रत्येक संधारित्र के पास डिफरेंट है तो फिर संधारित्र के पास जो भी प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल भी डिफरेंट होगा, क्योंकि यदि क्षेत्रफल समान होगा फिर तो वो समान मात्रा में आवेश लेंगी। अतः पहले वाले संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A1 होगा, दूसरे वाले संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A2 होगा, और तीसरे वाले संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A3 होगा। क्योंकि प्रत्येक के पास आवेश डिफरेंट मात्रा में होगा, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रत्येक के पास प्लेट का क्षेत्रफल है वो भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ओके, लेकिन ये समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में जितनी भी युक्तियाँ लगी होती हैं उनका विभवांतर हमेशा सेम रहता है, अतः इनका जो विभवांतर होगा वो V हो गया। अब इनके बीच की दूरी आप D1, D2, D3 मान सकते हो या D भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना कि यहाँ पे प्लेटों का क्षेत्रफल है वो डिफरेंट होगा, और जबकि प्रत्येक जो संधारित्र है, प्रत्येक संधारित्र का जो विभवांतर होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और उसको हमने कितना मान लिया? V मान लिया। तो भाई पहले वाले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 समझ ली। ये अपने पास जो संयोजन तैयार हो गया वो कौन सा हो गया? समांतर क्रम संयोजन तैयार हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? संधारित्रों का वह संयोजन जिसमें समान आवेश की प्लेटें एक साथ संयोजित होती हैं, एक निश्चित टर्मिनल पे संयोजित होती हैं, तो उस संयोजन को अपने समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात संधारित्रों का वह संयोजन जिसमें समान आवेश की प्लेटें एक निश्चित बिंदु पर संयोजित होती हैं, उस संयोजन को अपने समांतर क्रम संयोजन कहने वाले हैं। अब आप इसमें परिणामी धारिता कैसे ज्ञात करोगे? इस निकाय की परिणामी धारिता को C मान लो, निकाय का परिणामी विभवांतर V मान लो, निकाय का परिणामी आवेश Q मान लो। परिणामी आवेश कैसे निकलेगा? Q1 इधर गया, Q2 इधर गया, Q3 इधर गया, परिणामी आवेश Q हो गया। परिणामी आवेश निकलेगा कैसे? Q1 इसके पास है, Q2 इसके पास है, Q3 इसके पास है, तीनों के पास कुल कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो इस निकाय का परिणामी आवेश होगा। तो परिणामी धारिता कैसे ज्ञात करोगे भाई? यहाँ पे आवेश है वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करो? प्रत्येक संधारित्र के पास कितना आवेश है वो ज्ञात कर लो। श्रेणी क्रम में हमने क्या किया था? प्रत्येक संधारित्र के पास कितना विभवांतर था वो ज्ञात किया था, क्योंकि वहाँ पे विभवांतर था वो डिफरेंट था। यहाँ पे विभवांतर सेम है, प्रत्येक के पास आवेश डिफरेंट है, अतः हम प्रत्येक संधारित्र का यहाँ पे आवेश ज्ञात करने वाले हैं कि भी आवेश प्रत्येक के पास कितना है। तो सूत्र क्या आएगा? जैसे C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर क्या बनेगा? CV। Q बराबर CV के सूत्र से आप प्रत्येक संधारित्र के पास कितना आवेश है वो ज्ञात कर लोगे। तो अपने बात करें कि ये कैसे ज्ञात होगा, तो प्रथम संधारित्र का आवेश कितना बनेगा? Q बराबर CV सूत्र होता है। पहले वाले का आवेश है तो जी ये विभवांतर सेम होगा, धारिता C1 है, समीकरण फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार आप दूसरे वाले का ज्ञात कर लो, कितनी बन जाएगा? C2 इंटू V बन जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरे का ज्ञात कर लो, C3 इंटू V आ जाएगा। अब धारिता सबकी अलग अलग है, विभवांतर सबका सेम है तो V लिख दिया। आवेश प्रत्येक का डिफरेंट है। निकाय की यदि अपने बात कर ले तो निकाय का आवेश ये कितना बनेगा? निकाय का आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा कि काम में ले लेंगे।
अतः निकाय का परिणामी आवेश, निकाय का परिणामी आवेश कितना होगा? Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q बराबर बन जाएगा, सारे मान आपस में जोड़ दो, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V सब में कॉमन आ रहा है, Q का मान कितना? CV। Q का मान यहाँ पे कितना पुट कर दिया? CV। V सब में कॉमन आ रहा है तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। समीकरण नंबर 5 समांतर क्रम संयोजन की परिणामी धारिता को रिप्रेजेंट करती है, और परिणामी धारिता है वो निकलेगी कैसे? समांतर क्रम संयोजन की परिणामी धारिता का मान संयोजन में लगे सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग से हमें प्राप्त होगा। अब ये तो बात हो गई कुछ एक संधारित्रों की। यदि n संधारित्र जुड़े होते तो आप क्या करते? यदि n संधारित्र संयोजित होते, यदि n संधारित्र संयोजित होते तो ये क्या बन जाएगा? पैरेलल की बात हो रही है, समांतर क्रम की पैरेलल से की बात अपने कर रहे हैं, तो CP में नाम दे दिया पैरेलल के लिए, तो ये C1 प्लस C2 लाइकवाइज ये कहाँ तक चला जाएगा? ये CN तक चला जाएगा। ये बन जाएगा परिणामी धारिता। n संधारित्र संयोजन हो गया, समांतर क्रम में है, अतः परिणामी धारिता इतनी बनेगी। अब यहाँ पे धारिताएं हमने सबकी डिफरेंट ली है, जरूरी तो नहीं कि डिफरेंट हो। यहाँ पे एक पंखे का सेल लगा हुआ है 2 माइक्रोफेरेड का, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड का, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड का, सबकी धारिताएं सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो यदि धारिताएं डिफरेंट है तब तो ये सूत्र अपने पास आ गया। यदि धारिताएं सेम होंगी तो क्या होगा? यदि ऐसा हो जाए कि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn बराबर C हो, यानी कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी हो? C हो, उस केस में ये Cp कितना निकल के आएगा? C प्लस C कहाँ तक? n तक। तो ये कितना बन जाता है? Nc बन जाता है। कितना बन जाता है? Nc, यानी कि धारिता है वो n गुना बढ़ जाती है। जैसे प्रत्येक सेल की यानी कि संधारित्र की धारिता है वो 2 माइक्रोफेरेड है और इसमें 10 संधारित्र लगे हुए हैं, तो 10 संधारित्र समांतर क्रम संयोजन है, 2 माइक्रोफेरेड प्रत्येक की धारिता है, तो संयोजन की कुल धारिता कितनी बन जाएगी उस केस में? जैसे 10 संधारित्र 2 प्रत्येक की है तो 20 माइक्रोफेरेड कुल धारिता बन जाएगी। और ऐसा ही यदि यही सिस्टम ये 2 माइक्रोफेरेड के सेल और 10 लगे होते सीरीज में, श्रेणी क्रम में, उस केस में धारिता कैसे प्राप्त करते हैं आप? उस केस में आपको पता होगा कि भाई एक की धारिता के अंदर जितनी भी क्वांटिटी में लगे हुए उतने का भाग लगाया जाता है, तो उस केस में आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है 0.2 माइक्रोफेरेड। इसका परिणामी मान अपने पास निकल के आ जाता है। तो ये तो आता है सीरीज में, ये आता है पैरेलल में, यानी कि पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में धारिता बढ़ती है जबकि सीरीज में धारिता है वो कम हो जाती है। तो ये तो बात होगी निर्वात के लिए। अब अपने सेम वही परिपाटी यूज करेंगे। मान लो इसके बीच में कोई मीडियम भरा हुआ है, माध्यम भरा हुआ है, उस केस में परिणामी धारिता समांतर क्रम में किस प्रकार से प्राप्त होगी वो हमें और ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य में अपने कुछ माध्यम भरने वाले हैं। जैसे अपने पास ये व्यवस्था है, यहाँ पहले वाले में माध्यम भर दिया एप्सिलॉन R1 पैरावैद्युतांक का, दूसरे वाले में माध्यम भर दिया एप्सिलॉन R2 पैरावैद्युतांक का, और तीसरे वाले में माध्यम भर दिया एप्सिलॉन R3 पैरावैद्युतांक का। क्षेत्रफल A1 A2 A3 है, दूरियां D1 D2 D3 हैं, परिणामी विभवांतर V है, प्रत्येक के पास आवेश भी Q1 Q2 Q3 है, सेम परिपाटी बाकी सेम है। तो इसके लिए फिर आप मान कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रत्येक संधारित्र के लिए आप अलग अलग धारिता ज्ञात कर लो। प्रथम संधारित्र की धारिता कितनी होगी? C1 सूत्र क्या होता है समांतर संधारित्र धारिता के लिए? A एप्सिलॉन नोट बटे D होता है, दूरी कितनी मान होगी? D1
तो D1 ले लिया। क्षेत्रफल जी A1 होगा पहले वाले का, ये तो निर्वात के लिए है। यहाँ पे पैरा वेतांग से मल्टीप्लाई कर दो, माध्यम के लिए बन जाएगा, ऐसा हो गया। यहाँ डिस्टेंस कितनी कवर की है आपने, D1। यहाँ कितनी मानी है, D2। और यहाँ पे अपने कितनी मानी है, D3। ओके, द्वितीय संधारित्र के लिए बात कर लो, कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल A2 होगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 बटे आ जाएगा D2। समीकरण नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार आप तीसरे संधारित्र के बारे में बात कर लो तो A3 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 बटे आ जाएगा D3। ये तीसरे संधारित्र की धारिता निकल के आ चुकी है। अब परिणामी धारिता समांतर क्रम में किस प्रकार से ज्ञात होगी, तो परिणामी धारिता के लिए आपको सूत्र याद है, परिणामी धारिता निकलेगी C पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो Cp बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, A1 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 बटे D1 प्लस A2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 बटे D2 प्लस A3 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R3 बटे D3। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा, केवल एप्सिलॉन नोट ही कॉमन आएगा, तो ये एप्सिलॉन नोट हो गया। तो A1 एप्सिलॉन R1 बटे D1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 बटे D2 और प्लस आ जाएगा A3 एप्सिलॉन R3 बटे आ जाएगा D3। और समीकरण नंबर 4 ये समांतर क्रम संयोजन की परिणामी धारिता को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि प्लेटों के मध्य किसी न किसी प्रकार का मीडियम यानी कि माध्यम जरूर भरा गया है। तो ये अपने पास था समांतर क्रम संयोजन। तो ध्यान रखना, समांतर क्रम संयोजन के कारण धारिता है वो बढ़ती है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन के कारण धारिता है वो कम हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।